Good morning everyone. Bete, in this video we are going to discuss negative impact of LPG policy. In a previous video we have already discussed about the positive impact of LPG policies in our Indian economy. देखो बेटे, कहते हैं ना कि बेसिकली कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसी इन्वेंशन नहीं है जिसके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए बेटे। ऐसा मतलब दुनिया में ही कोई काम नहीं है जिसके सिर्फ पॉजिटिव साइड हो। तो बेटे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं इसके भी बेटे हमारी इकोनॉमी पे भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। अब देखो बेटे, ऑल दैट डिमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि चमकने वाली सारी चीजें गोल्ड नहीं होती हैं, यानी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो बेटे देर आर आल्सो नेगेटिव साइड ऑफ दिस पॉलिसीज आर फॉलोइंग आर द ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट वन, neglect of Indian agriculture. Post new economic policies of 1991, growth of GDP has largely driven by the secondary and tertiary sectors of the economy. देखो बेटे, एग्रीकल्चर को निगलेक्ट करने का मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से इग्नोर कर देना, उसके इम्पोर्टेंस को पूरी तरह से निगलेक्ट कर देना। अब देखो बेटे, एनईपी पॉलिसीज के में बेटे ग्रोथ जो है जीडीपी सेक्टर के अंदर, जीडीपी सेक्टर की जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो केवल किसके द्वारा मानी गई? सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से। यानी कि बेसिकली पोस्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज लार्जली बीन ड्राइवन बाय सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कि हमारे देश के अंदर जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो केवल किससे होगी? सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर हैज सफर्ड a serious neglect and its growth rate has slided to a miserable low level approximate 2 to 3% per annum. एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ही निगलेक्ट किया गया, अवहेलना की गई। इसके कारण बेटे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो गया, लगभग एनुअली 2 से 3% तक ग्रोथ रेट क्या हो गया? कम हो गया। दिस हैज लेड टू द वाइडनिंग गल्फ बिटवीन द रिच एंड अर्बन एरियाज। इसके कारण बेटे, क्योंकि देखो बेटे जो हमारे अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करता है, जो हमारे रूरल एरियाज हैं बेटे वहाँ पर हमारी सेक्टर की जो डेवलपमेंट होती है वो होती है बेटे एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो बेटे इसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर का जब परसेंटेज डाउन हो गया बेटे, तो बेसिकली अर्बन सेक्टर में रहने वाले लोग इंप्रूव कर जाएंगे क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर मूवमेंट कर रहा है, तरक्की कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ बेटे रूरल सेक्टर में रहने वाले लोगों को इससे क्या होगा? सेटबैक होगा, नुकसान होगा। तो बेटे कहने का मतलब यही है कि इसके कारण बेटे लगभग 2 से 3% तक एग्रीकल्चर के आउटपुट में कमी आई पर एनम, जिसके कारण बेटे अर्बन और रूरल सेक्टर के अंदर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इम्प्लाइंग द स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी। इसका अर्थ क्या है कि निर्धनता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इनफैक्ट स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर मस्ट अल्टीमेटली हिंडर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल। देखो बेटे आप सबको पता है अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी हद तक किस पर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है। तो देखो बेटे इसमें दे रखा है ना कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या होगी? कम होगी, तो अल्टीमेटली बेसिकली इट आल्सो हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके कारण बेटे जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी डेवलपमेंट पर भी क्या पड़ेगा स्टूडेंट? एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। दिस इज बिकॉज नंबर 1, एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो देखो बेटे इसके अंदर यही दे रखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। सेकेंड वन, एग्रीकल्चर सेक्टर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है बेटे? लेबर की सप्लाई करता है। जो भी लेबर्स बेटे एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस हो जाते हैं वो सब बेटे इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनको क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। थर्ड वन, एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स। तो बेटे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है कहीं ना कहीं वो एक सिग्निफिकेंट सोर्स है। क्या है? एक सिग्निफिकेंट सोर्स है किसके लिए? डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर जो प्रोडक्शन करता है बेटे, प्रोडक्ट बनाता है, उन सब की क्या करता है बेटे? डिमांड करता है। जैसे कि ट्रैक्टर और थ्रेशर्स, जब एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइजेशन होता है बेटे तो वो मशीनों के द्वारा क्या करते हैं? कृषि करते हैं, खेती करते हैं। तो बेटे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड कौन करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। दैट्स वाई वी कैन से दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। व्हेन द एग्रीकल्चर सेक्टर रेट वॉज डाउन, ग्रोथ रेट वॉज डाउन, अल्टीमेटली बेसिकली क्या होगा? हमारे टर्शरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर क्या पड़ेगा? इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है
अर्बन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? देखो बेटे, आपने पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे टॉपिक के अंदर एक बार भी ऐसा नहीं पढ़ा कि रूरल डेवलपमेंट के लिए ये किया गया, वो किया गया, ठीक है ना। तो बेटे कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली जो एलपीजी पॉलिसीज हैं उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या था कि किस तरह से हम लोग ग्रोथ प्रोसेस अर्बन एरियाज में इंक्रीज करें, यानी कि ग्रोथ का जो सेंटर था ना, जो कंसंट्रेशन था, जो मुख्य बिंदु था, वो सिर्फ क्या था? अर्बन सेक्टर्स थे। देखो बेटे, एलपीजी पॉलिसीज हैव रिजल्टेड इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन अर्बन एरियाज। एलपीजी पॉलिसीज के कारण क्या हुआ? हमारे देश में अर्बन एरियाज मतलब शहरों के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ का जो कंसंट्रेशन था वो सिर्फ क्या था? अर्बन एरिया से। थिंक ऑफ एनी एमएनसीज, किसी भी एमएनसीज के बारे में, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में सोचो या देखो कि यू विल हार्डली फाइंड इट्स ट्रेस इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। आपको कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी रूरल सेक्टर के अंदर ओपन अप नहीं मिलेगी, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज का भी कंसंट्रेशन क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हर तरह से अर्बन सेक्टर को डेवलप करना। ऑल एमएनसीज आर फोकसिंग ओनली ऑन अर्बन एरियाज where they find best infrastructural facilities, जहां पर उनको क्या मिलती है बेटे? अच्छी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिलती है। क्योंकि देखो बेटे, आप सबको पता है एक देश के अंदर इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? हमें बेसिकली प्रॉपर मैनर में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज more in urban areas comparable to the rural areas. This has further widened the gulf between rich and poor. इसके कारण बेटे अमीर और गरीब के बीच में जो खाई थी, जो डिफरेंसेस थे, वो काफी बढ़ गए थे। रूरल अर्बन गल्फ इम्प्लाइज इकोनॉमिक ड्यूलिज्म विच डिपेंड्स सोशल ड्यूलिज्म। देखो बेटे, आर्थिक विभाजन तो हो ही जाता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, जब बेसिकली देश के दो हिस्से हो जाते हैं इकोनॉमिकली, हैव्स और हैव्स नॉट, यानी कि रिच पीपल और पुअर पीपल। इसके कारण बेटे जो हमारा समाज है वो भी दो भागों में बढ़ जाता है। इकोनॉमिक एंड सोशल ड्यूलिज्म आर अ बिग थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आर्थिक और सामाजिक द्विभाजन जो है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो बेटे आज हमें इस टॉपिक में ये जानना भी जरूरी है कि इकोनॉमिक और सोशल ड्यूलिज्म क्या होता है। फोकस ऑन दैट पॉइंट। इकोनॉमिक ड्यूलिज्म इट रेफर्स टू द डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है जोड़ना, डिसइंटीग्रेट क्या होता है? टुकड़े करना, विभाजन करना। डिसइंटीग्रेट ऑफ अ कंट्री इनटू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेक्टर होता है प्रोडक्शन। ट्रेडिशनल मॉडर्न सेक्टर में इकोनॉमी को डिवाइड करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक ड्यूलिज्म। वाइल द ट्रेडिशनल सेक्टर रिलाइज अपॉन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, जो हमारा ट्रेडिशनल सेक्टर है वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा, और जो मॉडर्न सेक्टर है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही बच्चों सोशल ड्यूलिज्म। सोशल ड्यूलिज्म क्या है? इट रेफर्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का डिसइंटीग्रेशन, विभाजन करना है हैव्स और हैव्स नॉट में, रिच पीपल और पुअर पीपल, यानी कि हैव enjoying high social status and have not enjoying the low social status। तो देखो बेटे हमारी एमएनसीज के कारण हमारी इकोनॉमी का बेसिकली इकोनॉमिक और सोशल ड्यूलिज्म काफी बढ़ गया, और इकोनॉमिक और सोशल ड्यूलिज्म बेटे एक देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बेटे इसके अंदर हम लोग करेंगे थर्ड पॉइंट। इसके अंदर क्या दे रखा है? इकोनॉमिक कॉलोनलिज्म। इकोनॉमिक कॉलोनलिज्म क्या होता है बेटे? उपनिवेशवाद के रूप में क्या करना? शोषण करना। तो देखो बेटे इकोनॉमिक कॉलोनलिज्म का अर्थ यहाँ पर क्या है? इंडिया सफर 200 ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल कॉलोनलिज्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। भारत ने बेटे ब्रिटिश राज के समय 200 साल पहले भी बेसिकली लगभग क्या किया था? राजनीतिक उपनिवेशवाद के रूप में ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया का शोषण किया गया था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे स्टूडेंट्स? यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन से बनाकर इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते थे, जिसके कारण बेटे डोमेस्टिकली हमारे बिजनेस क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे, रियूंड हो गए थे। तो बेटे यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं बेटे वो भी तो सेम सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं, वो भी हमारी इंडियन मार्केट को क्या करती हैं बेटा? एक्सप्लॉइट करती हैं, और हमारी इंडियन इकोनॉमी का क्या कर रही है? हर तरह से इंडियन अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी वाइज बढ़िया हैं, चीप रेट्स पर अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं ये एमएनसीज हैं बेटे ये भी हमारी इकोनॉमी के जो उद्योग धंधे हैं बेटे उनको क्या कर देगी? खत्म कर देगी। तो बेटे हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे अल्टीमेटली 200 साल पहले, जहां से हमने अपनी इकोनॉमी को सुधारना शुरू किया था। तो देखो बेटे इकोनॉमिक कॉलोनिज्म क्या है? इंडिया सफर नियरली 200 ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल कॉलोनिज्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, वाइल नाउ एमएनसीज आर एक्सपेंडिंग देयर इकोनॉमिक कंट्रोल। देखो बेटे आज अब एमएनसीज क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनीज जिनका बेसिकली
जो ऑफिस होता है वो एक देश के अंदर होता है और ब्रांचेस कई कंट्रीज के अंदर होती हैं बेटे, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर रही हैं यहाँ पर, एक्सपेंडिंग देयर इकोनॉमिक कंट्रोल, अपना आर्थिक नियंत्रण बढ़ा रही है। वी माइट सफर ए सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनिज्म, हो सकता है बेटे ये एक तरह से क्या हो, इकोनॉमिक कॉलोनिज्म का हिस्सा हो। जैसे ब्रिटिशर्स ने बेटे हमारी इकोनॉमी का शोषण किया था, उसी तरह से एमएनसीज भी क्या कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी का शोषण कर रही हैं। इट मीन्स इम्प्लाइंग अ सिचुएशन व्हेन वेयर MNCs आर एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन इकोनॉमी। तो बेटे हम एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर रही हैं, हमारी इंडियन मार्केट को एक्सप्लॉइट करती हैं, उसका शोषण करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं और इन द प्रोसेस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आर मार्जिनलाइज्ड ओइंग टू देयर पुअर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो बेटे बेसिकली जो हमारे बात करते हैं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ पुअर होने के कारण जो प्रोडक्ट MNCs के द्वारा बनाए जाते हैं उनके साथ compete नहीं कर पाते और धीरे धीरे बेटे हमारे डोमेस्टिक बिजनेस क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। तो बेटे इकोनॉमिक कॉलोनिज्म को भी बढ़ावा मिलता है अगर हम हमारे देश के अंदर LPG पॉलिसीज को अपनाते हैं, क्योंकि LPG पॉलिसीज में ग्लोबलाइजेशन को अपनाने से MNCs बेटे हमारी इंडियन इकोनॉमी के साथ जुड़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनी डिफरेंट जो कंपनीज हैं और बेटा उनके कारण बेटा फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा। तो इसके कारण बेटे हमारे जो डोमेस्टिक बिजनेस हैं जिनके द्वारा अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जा रहे हैं वो हमारे बिजनेस को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वन, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या होता है बेटे, वी ऑल नो दैट कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ मार्केट। तो बेटे बेसिकली जो हमारा LPG पॉलिसीज को हमने इम्प्लाई किया है इसके कारण बेटे उपभोक्तावाद काफी हद तक बढ़ गया है। स्प्रेड ऑफ MNCs इन द कंट्री एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ LPG पॉलिसीज हैज रिजल्टेड ए लार्ज स्केल स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। क्योंकि बेटे मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से वैरायटी ऑफ गुड्स हमें अवेलेबल होने लगी हैं, ग्लोबल मार्केट्स। तो बेटे बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज के विस्तार होने से हमारे देश में बेसिकली किसका कॉन्सिक्वेंस है, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ LPG पॉलिसीज। जो हमने ये पॉलिसीज बनाई हैं बेटे इसके कारण मल्टीनेशनल कंपनी का हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है और उसका रिजल्ट क्या निकला है कि बेसिकली हमारे देश में जो उपभोक्तावाद है वो काफी हद तक बढ़ गया है। ए वैरायटी ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स इन द अवेलेबल इन अ मार्केट हैज इंड्यूस्ड द मैसेज टू बिकम स्पेंडथ्रिफ्ट बियॉन्ड गोइंग बियॉन्ड देयर मीन्स। इसका मतलब क्या है बेटे, ए लार्ज वैरायटी ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स, डिफरेंट ग्लोबल ब्रांड्स, वैश्विक जो ब्रांडेड गुड्स हैं वो हमें बेसिकली हमारी पहुंच में आ गई हैं। एंड इंड्यूस्ड द मैसेज क्या होता है बेटे, बहुत सारे लोगों को, जन समूह को इंड्यूस्ड होता है बेटे, प्रेरित करती हैं टू बिकम अ स्पेंडथ्रिफ्ट। उन्होंने बेटे बहुत सारे जन समूह को क्या कर दिया है, फिजूल खर्ची की आदत डाल दी है जो कि बेसिकली उनके मीन्स से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब क्या है बेटे कि यहाँ पर बेटे मल्टीनेशनल कंपनीज का ने उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है जिससे विश्व के विभिन्न ब्रांडेड गुड्स हमें अवेलेबल होनी शुरू हो गई हैं। तो बेटे हमारे जो बेसिकली कंज्यूमर है बेटे उसको स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब उसको फिजूल खर्ची की आदत पड़ गई है बेटे, और बेसिकली जो कहीं ना कहीं उसके साधन से क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन फिर भी वो खरीदना चाहता है। बेटे हमारी इंडियन कल्चर क्या है कि हम लोग बेसिकली अगर 100 रुपए कमाते हैं तो हम 50 बचाकर 50 को खर्च करने की एक्सपेक्टेशन करते हैं। लेकिन बेटे ये वेस्टर्न कल्चर है कि स्पेंड थ्रू बोरोइंग, यानी कि आज का जो कंज्यूमर है बेटे उसको ग्लोबल ब्रांड्स की इतनी सारी वाइड रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल है कि कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा मिलने के कारण बेटे वो खर्च करना चाहता है, ठीक है ना, चाहे उसके लिए उसको बोरोइंग सी क्यों ना करनी पड़े। द इंडियन सोसाइटी इज अडेप्टिंग itself to the western culture to spending through borrowing। देखो बेटे जो हमारी इंडियन सोसाइटी है बेसिकली वो भी क्या कर रही है, अपने आप वेस्टर्न कल्चर को यानी कि पश्चिमी सभ्यता को अपना रही है। उधार लो बेशक, चाहे क्या उधार लेनी पड़े चाहे बेशक, लेकिन खर्चा जरूर करो। दिस में एक्सपेंड, इसके कारण बेटे ट्रेडर्स को बेनिफिट हुआ है, मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हुआ है क्योंकि साइज ऑफ मार्केट बेटे पहले से काफी बढ़ गया है। लेकिन इट आल्सो बिकम्स द वेलनरेबिलिटी, इट आल्सो इनहेंस वेलनरेबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड एज कंज्यूमर। तो बेटे लेकिन इसके कारण निश्चित रूप से वेलनरेबिलिटी क्या होता है, संवेदनशीलता कंज्यूमर्स के लिए और हाउस होल्ड के लिए काफी बढ़ गई है। ये वेलनरेबिलिटी का मतलब बच्चे यहाँ पर क्या है, कई बार बेटे क्या होता है कि कंज्यूमर कुछ वस्तुओं को खरीदना, हालांकि उसके जरूरत की नहीं है, उसको खरीदना नहीं चाह रहा, लेकिन वो बेसिकली ब्रांड्स के इफेक्ट में आकर या उस वस्तु से अट्रैक्ट होकर उस वस्तु को खरीद रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वस्तु उसके किसी काम की भी नहीं है। तो बेटे इस कारण से कहीं ना कहीं जब उन वस्तुओं को नहीं खरीद पाता तो वो अपने आप को बड़ा ही
असहाय महसूस करता है, अपने आप को बड़ा ही संवेदनशील महसूस करता है। तो बेटे कहीं ना कहीं हमारी ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं, ग्लोबलाइजेशन है जो कि एलपीजी पॉलिसी का कॉन्सिक्वेंस है, उसने हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स को वेलनरेबल बना दिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लोपसाइडेड का मतलब क्या है बच्चों? एक तरफा विकास। एलपीजी हैज एक्सेलरेटेड द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बट इट इज लोपसाइडेड। देखो बेटे एलपीजी पॉलिसीज ने हमारे देश में ग्रोथ प्रोसेस को बढ़ा दिया है, लेकिन वो ग्रोथ जो प्रोसेस है बेटे वो लोप साइडेड है, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। वो ग्रोथ किस तरह की है बच्चों? एक तरफा विकास है। इट इज नॉट एन इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोसेस नहीं है। इट डज नॉट इंक्लूड ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि बेटे इंक्लूसिव ग्रोथ वो होती है जहां पर सभी सेक्टर्स की इक्वली डेवलपमेंट हो, सभी वर्गों के लोगों को क्या मिले? रोजगार के अवसर मिले, सभी का क्या हो? डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। तो बेटे ये जो बेसिकली हमारी एलपीजी पॉलिसीज के कारण जो ग्रोथ आई है बेटा, इट्स अ लॉपसाइडेड ग्रोथ। इट डज नॉट अफेक्ट, इट डज नॉट डेवलप द ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इंस्टेड इट इज इंक्रीजिंग रिलाइंग ऑन सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। धीरे धीरे बेटे इसके अंदर पर जो हमारा बेसिकली जो हमारा भरोसा है, जो डिपेंडेंस है सर्विस सेक्टर के अंदर बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट इट इज जस्ट एन आईटी फोकस्ड। आईटी फोकस्ड का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर केंद्रित उद्योग है बेटे, उसके कारण धीरे धीरे बेसिकली हमारा जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफी बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ बेटे एग्रीकल्चर सेक्टर को सीरियसली निगलेक्ट किया जा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। वी ऑल नो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। व्हेन वी आर इग्नोरिंग द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी as well as we can't do better for the Indian economy. अब देखो बेटे it is alarming to note that owing to the liberalization and globalization the Indian farmer is shifting to the production of cash crops for the foreign market, causing a shortfall of domestic supplies to the food grains. तो देखो बेटे इसके अंदर क्या दे रखा है, ये भी कहीं ना कहीं बेटे हमारे लिए चेतावनी का संकेत है कि हमारे इंडियन फार्मर्स क्या कर रहे हैं। अब कन्वेंशनल फसलें जो बेसिकली सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, गेहूं, चावल, चना, उनका प्रोडक्शन न कर कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि उनको कैश प्रोवाइड कराए एडवांस में, जिनके कारण उनको पेमेंट मिलती है, सच एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो। ओके, एंड कॉजिंग ए शॉर्टफॉल। इसके कारण बेटे धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो डोमेस्टिक सप्लाई है फूड ग्रेन की वो काफी कम होती जा रही है। अलास वी आर ऑफन फोर्स्ड टू इंपोर्ट फूड ग्रेन्स डिस्पाइट ग्रीन रेवोल्यूशन। कितने दुख की बात है बेटे कि हरित क्रांति के पश्चात भी हमें अपने देश के अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं फूड ग्रेन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वहां से हमें फूड ग्रेन को इंपोर्ट करना पड़ता है। राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2009 would serve as a wake-up call to the fact that LPG policies are almost neglecting the farming sector of the economy. तो बेटे जब बेसिकली 2009 के अंदर फार्म प्रोडक्ट्स की कमी हो जाएगी तो प्राइस क्या है, काफी बढ़ गए थे। तो कहीं ना कहीं बेटे एक वेकअप कॉल है, एक जागरूक करने वाला, बेसिकली कह सकते हैं एक जागरूक करने का बुलावा है, जागरूकता का संदेशा है कि बेसिकली हमें क्या करना चाहिए। जो एलपीजी पॉलिसीज हैं, in fact it's a wake up call to the fact that LPG policies are almost neglecting, जो हमें क्या बताती है कि हमारी जो LPG पॉलिसीज हैं वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से निगलेक्ट कर रही है, जो कि हमारे देश के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कल्चरल इरोजन। कल्चरल इरोजन क्या होता है बेटे? सभ्यता का नाश करना। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द कल्चरल इरोजन इन द इंडियन सोसाइटी। फॉलोइंग आर सम ऑब्जर्वेशंस इन द कंटेक्स्ट। देखो बेटे ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे देश में सभ्यता का विनाश हो रहा है। क्यों हो रहा है बेटे? फर्स्ट वन, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हैज टेकन ए लीड ओवर ऑल पैरामीटर्स ऑफ लाइफ। आर्थिक बेसिकली प्रॉस्पर, समृद्ध होने को बेटे जीवन के हर पैरामीटर में सबसे इंपॉर्टेंट, जीवन के हर एक क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, इसलिए बेटे हमारे देश में एक सभ्यता का नाश हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है बेटे इसके अंदर, एवरीबॉडी वांट्स टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड वेल ऑफ रिगार्डलेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली और सोसाइटी। देखो बेटे हर एक व्यक्ति अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना चाहता है, इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, बिना अपनी फैमिली की परवाह किए, बिना अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर किए, बिना सोसाइटी में अपनी लायबिलिटीज को बियर किए। तो बस एक इंसान का मेन मोटिव क्या रह गया है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को इकोनॉमिकली प्रॉस्पर बनाना चाहता है। लॉयल्टी टुवर्ड्स अ सोसाइटी, लॉयल्टी टुवर्ड्स अ फैमिली which used to be strong holds of the Indian social culture
आर बीइंग डिस्कार्डेड एज यूजलेस virtue इन द वेक ऑफ मटेरियलिज्म। तो बेटे जो लॉयल्टी टुवर्ड सोसाइटी थी, यानी कि समाज के लिए वफादारी, परिवार के लिए वफादारी, जो कहीं ना कहीं हमारी इंडियन सोसाइटी की, इंडियन कल्चर के लिए कहीं ना कहीं क्या थी बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट थी, मजबूत आधार थे। धीरे धीरे बेटे मटेरियलिज्म, भौतिकवाद के युग में इन सब की अवहेलना की जा रही है। तो नो डाउट बेटे एलपीजी पॉलिसीज के कारण हमारे देश के अंदर सभ्यता का विनाश हो रहा है। स्टूडेंट, ये नेक्स्ट टॉपिक गिवन है आपकी बुक के अंदर, विच वे टू गो, तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है बेटे, इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द एलपीजी पॉलिसीज। देखो बेटे, शुड वी नॉट सब्सक्राइब द एलपीजी पॉलिसी, इट इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन कि हमें बेसिकली जो हमारे एलपीजी पॉलिसीज हैं इनको फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये बेटे कहीं ना कहीं एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। बट अवॉइडिंग द प्रोस एंड कॉन्स, अगर हम लोग एलपीजी पॉलिसीज के बेटे प्रोस और कॉन्स को अवॉइड करें तो 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं बेटे, उनको एक ऑब्जर्वेशन करनी होगी। वो ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि एलपीजी पॉलिसीज आर द ओनली वे टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एलपीजी पॉलिसी ना बेटे एक अकेला ऐसा रास्ता है जिसके कारण हम लोग हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। इंडीड pursuit of LPG policies was a great extent to a matter of economic compulsion rather than the matter of choice फॉर द पॉलिटिशियंस ऑफ द कंट्री। बेटे अगर हम लोग बात करते हैं एलपीजी पॉलिसीज को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना बेटे हमारे लिए कहीं ना कहीं आर्थिक मजबूरी है, ना कि हमारे लिए कोई राजनीतिक ऑप्शन है, कोई राजनीतिक चयन है। तो बेटे हमने देखा कि बेसिकली हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी कम हो गए, इकोनॉमी के अंदर पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो बेटे ऐसे बहुत सारे रीज़न थे जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं इस बात के लिए तैयार किया कि हमें बेसिकली एलपीजी पॉलिसीज को अपने देश के अंदर लागू करना चाहिए। हाउएवर ए कंपल्शन शुड नेवर मीन एंड एब्जेक्ट सरेंडर। तो देखो बेटे अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटे यहाँ पर कंपल्शन यानी कि मजबूरी का अर्थ ये नहीं है कि हम पूरी तरह से सरेंडर हो जाएं, बेसिकली एलपीजी पॉलिसीज के अधीन हो जाएं। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट एलपीजी पॉलिसीज परसुएट विद गार्डेड प्रिकॉशंस। तो बेटे हमें क्या चाहिए कि अगर हम एलपीजी पॉलिसीज को अपनाते हैं तो हमें कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट वन, वी मस्ट सी इट टू दैट वी डू नॉट सरेंडर ए बिग प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। हमें बेटे जो बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी देश हैं बेटे, जो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर काफी गेनफुल ट्रेड कर रहे हैं, बेसिकली बहुत ज्यादा बेनिफिट पोजीशन में हैं और डेवलप्ड हैं फुली, तो बेटे हमें उन इंटरनेशनल खिलाड़ियों के सामने बेसिकली अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर नहीं करना चाहिए। वी मस्ट सी टू इट दैट we do not compromise the economic interest of our domestic producers while allowing a free access to foreign investors in the Indian market। देखो बेटे हम इंडियन मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ करते हैं कि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उसके साथ साथ बेटे हमारे जितने भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं जो डोमेस्टिकली गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, प्रोवाइड करते हैं, हमें उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ भी किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज, कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट में उनकी एक्सेसिबिलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूस के इंटरेस्ट को भी इग्नोर नहीं करेंगे। एंड लास्ट वन, वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट इकोनॉमिकली सबसर्विएंट। सबसर्विएंट क्या होता है? अधीन होना, किसी का आज्ञाकारी होकर रहना। तो बेटे वी मस्ट टू सी दैट, हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें इकोनॉमिकली बेसिकली सबसर्विएंट का मतलब यहाँ पर क्या बच्चों? अधीन होकर, हमें मल्टीनेशनल कंपनीज के अधीन होकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटे वो कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन करेंगी और हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? दोबारा से अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड दिस द लास्ट वन ऑप्शन इज दैट वी मस्ट बी इन अ पोजिशन टू चैनलाइज एफडीआई। हमें बेटे एफडीआई को चैनलाइज, एफडीआई को प्रमोट तो करना चाहिए, लेकिन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ना कि बेसिकली जो हमारे फूड चेन यानी कि बेसिकली फूड से रिलेटेड गुड्स बना रहे हैं, ट्रेड फूड फास्ट फूड जंक्शन से रिलेटेड बना रहे हैं, जैसे केएफसी हो गया बेटे, डोमिनोज होगा, तो इनको प्रमोट नहीं करने देना चाहिए। हमें सिर्फ एफडीआई को जो बेसिकली एफडीआई को जो परमिशन देनी चाहिए, हम कह सकते हैं कि एफडीआई को चैनलाइज करना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में करना चाहिए, ना कि रिटेल ट्रेडिंग के लिए, जैसे हम फूड जंक्शन के लिए केएफसी और डोमिनोज को प्रमोट करते हैं। बेटे अगर हम ये सारे प्रिकॉशंस अपनाएंगे तो एलपीजी पॉलिसीज हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करेगी और इसके नेगेटिव इंपैक्ट को रोका जा सकता है। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज एज वेल एज हमें क्या चुनना चाहिए, कैसे क्या एडजस्ट करना चाहिए, अगर हम एलपीजी पॉलिसीज को अपना रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन विद वेरी गुड चैप्टर।
थॉरोली बेटे चैप्टर को रीड कीजिए. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डू हार्ड वर्किंग.